नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे एक नए विषय को लेकर और जो नया विषय हमारा है वो एसएसटी है। 10th क्लास में एक सब्जेक्ट है पूरा अपने आप में। उसके अंदर 4 किताबें हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीति जो बुक आपके पास है, ये वाली जो बुक आपके पास है, इसको लेकर चर्चा करेंगे शुरुआत में, फिर आगे जो भी किताबें हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। ऐसी किताबें क्यों छापी गई और ऐसी किताबों को छापने का या आपके 10th क्लास में इन किताबों रखने का क्या उद्देश्य रहा होगा उन लोगों का, और क्यों ये समझ आपके दिमाग के अंदर विकसित वो करना चाह रहे हैं। जो भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें आपके 10th क्लास के अंदर है, उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे कि साइंस है तो उसमें आपको ये समझाना जरूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपके शरीर के अंदर हैं, किस तरह काम करती है, बाहर कैसा वातावरण है, वो चीज़ें कैसे बन रही है, पानी भी बना है तो कैसे बना है, खाना भी बना है तो कैसे बना है, हजारों लाखों कोशिकाएं निरंतर किस तरह लगातार बढ़ती जा रही है और आपके शरीर का विकास होता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं, ये क्यों हो रही है, इन सभी को समझाने के लिए ही किताबें छापी गई है, किताबें बनाई गई है, उनको लिखा गया है ताकि आप उन किताबों को पढ़ सकें, बेहतर जीवन शैली अपना सकें। तो आपकी सामाजिक चेतना को विकसित करने के लिए आपकी जो बॉडी, ठीक है, जो बॉडी आपकी, पूरा आपका ढांचा जो है शरीर का, उसको विकासशील बनाने के लिए आपकी लैंग्वेज जो है, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो एक दूसरे देश के साथ, एक दूसरे राज्य के साथ आपका संबंध अच्छा बनाने के लिए, आपकी स्किल को बेहतर बनाने के लिए, तो हर एक सब्जेक्ट का उद्देश्य है, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आप उसी तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति ध्यान से समझना, क्योंकि हम काफ़ी बारीकी से इसको समझने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से। आप कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से, काफ़ी डीप में और काफ़ी सरल तरीके से। किताब का नाम देखिए, सबसे पहले तो टॉपिक पे बाद में आएंगे। किताब का नाम देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र, देखो ध्यान से, ये लिखा है ना शब्द लोकतांत्रिक, ठीक है। तो इसमें जो मूल शब्द है वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है उनको हम कहते हैं लोक का तंत्र। ये बनता है एक्चुअल अर्थ, क्या बनता है, लोगों का तंत्र। ये शब्द लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमको। कोई भी शब्द अगर आया है, ठीक है, कोई भी शब्द अगर आया है तो उसके पीछे के कारण रहे होंगे। लोकतंत्र से पहले क्या था जो हमको लोकतंत्र बोलना पड़ा। लोकतंत्र से पहले एक नाम, एक शब्द था और वो था राजतंत्र। समझना इसको। ऐसा नहीं कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र ही है, या ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में राजतंत्र ही है। आज भी काफ़ी सारे समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे राजाओं का शासन चलता है, जहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात मानी जाती है। और काफ़ी सारे ऐसे समुदाय भी हैं जहाँ पे राजतंत्र था, जब राजा थे तब भी वहाँ पे लोकतंत्र मौजूद था। तो ये दोनों हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे, कभी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आपको थोड़े शब्द बड़े लग सकते हैं, मुश्किल लग सकते हैं, जैसे हमने समुदाय बोला है तो समुदाय आपको शब्द समझ में नहीं आया होगा, या राजतंत्र बोला है तो राजा का शासन समझ में आ गया होगा, लेकिन राजा का जो रूल था, जो किंग का रूल था, किस प्रकार से हुआ करता था, वो आपको भी समझ में नहीं आया है। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र, ये शब्द आपको भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि हमने कभी शब्द सुने ही नहीं है, कभी हमने उनको पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। तो कोई ज़्यादा दिक्कत मत लेना, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये सभी शब्द खुलते चले जाएंगे, उनको काफ़ी बारीकी से हम समझने वाले हैं। ये पूरी किताब हम आपको पिला देंगे, जैसे आप पानी पीते हो वैसे आपके अंदर ये पूरी किताब आ जाएगी और आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना है और क्लास को देखना है। और एक चीज़ और इसके अंदर है कि ये जो सामाजिक विज्ञान है, जो समाज का विज्ञान है, जिसमें समाज के लोगों
को देखा जाता है, उनके जीवन को देखा जाता है और उनको, उनके विचारों को यहाँ पे रखा जाता है इस लोकतंत्र के अंदर। तो ज़्यादा देर सुनते हुए आपको नींद आने लग जाएगी, तो आप क्लास को रोक देना, 5 मिनट 10 मिनट घूम लेना, वापस आना, वापस क्लास देखना। ये कोई क्लासरूम तो है नहीं यहाँ पे जिसमें कि कोई चीज़ छूट जाएगी। तो आपको देखनी है क्लासें पूरी, गैप में देखिए आराम से। 10 मिनट क्लास देखी, 5 मिनट आराम रेस्ट कीजिए, वापस 10 मिनट क्लास देखिए, वापस 5 मिनट, ठीक है। इस तरह भी आप देख सकते हो। तो शुरू करें अब। अभी तक हमने कोई टॉपिक शुरू नहीं किया है, हम बस इस लोकतंत्र को समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है। तो ध्यान से सुनना आप, ये पूरी कहानी है जो आपको समझ में आएगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, लोकतंत्र, सुनना यहाँ पे हुआ क्या है और होता क्या आ रहा है। पूरी पृथ्वी है हमारी, ठीक है। हमको कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, पूरी पृथ्वी हमारी जो है वो गोल है। और हमारी पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस तरह हमारी पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी फैला हुआ है, ठीक है। पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी फैला हुआ है। पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ पानी फैला हुआ है, तो पानी किस जगह है पृथ्वी के ऊपर, पानी किस जगह है पृथ्वी के ऊपर, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि पानी किस तरह है। तो ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो डस्टर है, तो ये गोल है मान लो, बिल्कुल ही बॉल होती है जैसे बॉल ही समझ लो। अब पानी पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे सब जगह पानी पानी फैला हुआ है। तो पानी गिर क्यों नहीं रहा है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो पानी को अपनी ओर खींचता है, जो हम साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रोक देते हैं, ये साइंस में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल पानी को अपनी ओर खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पानी को अपनी ओर खींचता है, तो क्या वो लोगों को अपनी ओर नहीं खींचता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर यहीं पे पानी भी है और यहीं पे लोग भी चल रहे हैं। तो आपको जहाँ पे समुद्र दिखते हैं तो, और जहाँ पे जमीन दिखती है, तो जमीन पे तो लोग रहते हैं और समुद्र का पानी है, वो दोनों ही पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के अंदर नहीं है। और उनको खींच कौन रहा है, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। तो ये शुरू होती है पृथ्वी। तो इसी पृथ्वी पे कई सारे ऐसे जमीन है जो पानी के अंदर नहीं, पानी के बाहर उभरी हुई हमको ऐसे दिखती है, ठीक है, इस तरह। और बाकी जहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही है, ध्यान से देखो, ये जो जमीन हमने बनाई है, इस जमीन पे पानी नहीं है। बाकी जो भी खाली जगह हमने बनाई है, ध्यान से देखना, ये खाली जगह जो भी है, इस पूरी खाली जगह पे पानी पानी भरा हुआ है, ये सारा पानी है। बाकी बीच बीच में जमीन उभरी हुई है। ये जो उभरी हुई जमीन है, ये वास्तव में पहले ऐसे ही थी, जुड़ी हुई थी आपस में, इस तरह टूटी हुई नहीं थी। तो इस तरह जुड़ी हुई थी और इसके चारों तरफ पानी था और बीच में। फिर ये हिस्सा टूटता है और ये हिस्सा अलग हो जाता है, टूट के इस तरह दो भागों में बट जाता है। फिर हिस्से और टूटते हैं और इस तरह टुकड़े बन जाते हैं, इसी भूभाग के टुकड़े बन जाते हैं, इसी भूभाग के टुकड़े बन जाते हैं। जैसे टुकड़े बने हुए हैं उड़े चले हैं। जैसे एक टब लीजिए, टब होता है जिसके अंदर आप सामान रखते हैं, ठीक है, टब। तो उसको लीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए, फुल पानी भर दीजिए। फिर एक तरबूज लाइए, उसके अंदर डाल दीजिए। अब देखिए, उस पानी के अंदर तरबूज डूबेगा नहीं, वो ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है, फुल टब भरा हुआ है पानी। तो वो जो ऊपर उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना आपको, वो भाग ही यही है। फिर आप उस तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और फिर पानी में डाल दीजिए, वो टुकड़े भी नहीं डूबेंगे और वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है, उस पानी के ऊपर ये टुकड़े तैर रहे हैं, ये प्लेटें तैर रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि पानी पृथ्वी के अंदर नहीं, एक समुद्र अलग है, जमीन अलग है, ठीक है, इस तरह है, जिसको हम समझ लेंगे। हमने ये आपको क्यों बताया, हमने आपको इसलिए बताया कि ये जो महाद्वीप है, ये जो हमने बताया आपको कि पृथ्वी पे काफी सारी जमीन है, इस सभी जमीनों पर लोग रहते हैं। इन सभी जमीनों पे कौन रहते हैं, लोग रहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इसको।
और कोई एक एक व्यक्ति नहीं रहता है इन जगहों पे। इन जगहों पे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। हमारे भारत में कितने, हमारा भारत ऐसा दिखता है ना हमको, हमारा देश का नक्शा ऐसा ही तो है। इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग से ज़्यादा हो गए हैं, अभी लगभग 160 करोड़ के आसपास हो चुके हैं जनसंख्या, जिसमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल है। और कितनी जनसंख्या, 160 करोड़ लोग, जिसे आपके अंदर 5 जने हैं। इसी तरह अगर हमारे देश के अंदर टोटल मिलाते हैं हम तो कितने हो जाते हैं, 160 करोड़ लोग हो जाते हैं। वहीं दुनिया की आबादी 7 अरब है, 1.5 अरब है हमारे भारत में। तो भारत का लगभग 7 गुना आबादी ये पूरी दुनिया में रहती है। अब हमको पता है कि हमारे देश के अंदर जो अभी वर्तमान में सरकार है वो सरकार लोकतंत्र है, लोकतंत्र वाली सरकार है। हमको कैसे पता चला कि हमारे देश के अंदर जो सरकार है वो लोकतंत्रात्मक है, कैसे पता चला? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोकतंत्र किसे कहते हैं? जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब लोग सरकार को कैसे चुनते हैं? तो आपने वोट दिया है क्या? वोट नहीं दिया है, अभी आपकी उम्र नहीं हुई वोट देने की, ठीक है, 18 साल के आप नहीं हुए हैं। आपके परिवार में माता पिता ने, आपके बड़े भाई ने वोट दिया होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वोट दिया होगा। जब वो वोट देने जाते हैं और जब वो वोट देते हैं तो वो किसी पार्टी को वोट देते हैं ना, या किसी व्यक्ति को वो वोट देते हैं। जब वो वोट देते हैं तब कोई एक व्यक्ति जीतता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं। मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। आपका शहर है चित्तौड़गढ़, आपका शहर है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के अंदर टोटल आबादी है 100 लोग। वह काफ़ी ज़्यादा है पर हम 100 मान लेते हैं कि टोटल लोग कितने हैं, 100 लोग हैं। ये लोग खड़े हुए चुनाव में, चुनाव आ गए हैं और ये तीनों लोग खड़े हुए हैं। इसकी पार्टी है बीजेपी, ये है कांग्रेस और ये है निर्दलीय, ठीक है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। एक व्यक्ति खड़ा हुआ कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी का आपने नाम सुना होगा। एक खड़ा हुआ कांग्रेस से, एक खड़ा हुआ बीजेपी से, और एक खड़ा हुआ कि मैं तो किसी पार्टी से खड़ा नहीं होऊंगा, मैं तो अलग ही अपनी सरकार बनाऊंगा, मैं तो अलग ही खड़ा रहूंगा, ठीक है। अब इन लोगों की बारी है, ठीक है, किनकी बारी है? अब इन लोगों की बारी है। और यहां पे देखना राजतंत्र, राजतंत्र, यहां पे भी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, यहां पे भी 3 व्यक्ति है और यहां पे भी चित्तौड़गढ़ की ही बात है। और यहां पे भी आबादी 100 लोग ही हैं, ठीक है। यहां पे लोकतंत्र है, यहां पे राजतंत्र है। मान लीजिए चित्तौड़गढ़ मत लीजिए कि चित्तौड़गढ़ थोड़ा एक ही हो जाएगा, भीलवाड़ा लिख दीजिए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी 100 लोग हैं, चित्तौड़गढ़ के में 100 लोग हैं। चित्तौड़गढ़ में है लोकतंत्र और भीलवाड़ा में है राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। क्या होता है राजतंत्र में? राजा का शासन, ठीक है। और लोकतंत्र में होता है लोगों का शासन, ठीक है। राजतंत्र राजा का शासन, लोकतंत्र में लोगों का शासन। अब सुनना हुआ क्या और क्या हो रहा है, जो समझ में आ रही है ना चीज, नहीं भी आ रही होगी तो अब समझ में आने लग जाएगी क्योंकि हम चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे खुद ही समझो, यहाँ पे पार्टियां हैं लेकिन यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। पहली बात तो ये, यहाँ पे पार्टी इसलिए है क्योंकि उनको अधिकार है कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं और वो पार्टी बनाने के बाद वो चुनाव में खड़े होकर वो अपनी पार्टी को जिता सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है
और पार्टी होगी, मान लो पार्टी होगी, तो भी इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं रहेगा। क्यों? यहाँ पे लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। यहाँ पे ये 100 लोग जो हैं ये वोट देंगे। और वोट किनको देंगे? अब मान लीजिए कि बीजेपी में 40 वोट पड़े, कांग्रेस के अंदर 50 वोट पड़े और इस निर्दलीय को 10 वोट पड़े, तो जीत किसकी हुई? कांग्रेस की जीत हुई। ठीक है, किसी की भी पार्टी की जीत हो सकती है, कांग्रेस की जीत हुई। यहाँ पे वापस सुनना, 100 लोग हैं, 100 लोग स्कूल के अंदर वोट पढ़ रहे हैं, 100 लोग स्कूल में गए, वहाँ पे वोट डाला उन्होंने वोट डाला और अपनी अपनी पार्टी को उन्होंने चुना, अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को, मतलब जिस जो खड़ा हो रहा पार्टी से उसने वोट डाला। तो 40 वोट बीजेपी को पड़े, 50 वोट कांग्रेस को पड़े और 10 वोट जो किसी पार्टी से खड़ा नहीं था उसको पड़े। ठीक है, ये हुआ। तो जीता कौन? कांग्रेस का जीत गया यहाँ पे। अब मुझे बताओ, इसको जिताने में किसका हाथ है? इस व्यक्ति को जिताने में किसका हाथ है? तो इसको जिताने में चित्तौड़गढ़ के इन 100 लोगों का हाथ है। हमें थोड़ी पता है क्या कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, क्योंकि हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किसको, किस पार्टी के व्यक्ति को वोट दिया है। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हमें नहीं पता है कि किसने किसको वोट दिया है। लोगों का वोट गुप्त रखा जाता है। अगर हम उनके वोट को पारदर्शी बना दें कि मान लीजिए कि राहुल है और राहुल ने वोट दिया है बीजेपी को, अब ये बात, और जीत गई कांग्रेस, और कांग्रेस को पता चल गया कि राहुल व्यक्ति जो है उसने बीजेपी को वोट दिया है और जीता हुआ कैंडिडेट कौन है? कांग्रेस का। ठीक है, तो बताओ वो राहुल को धमकी दे सकता है, मार भी सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि पावर किसके पास चली गई? कांग्रेस के कैंडिडेट के पास। लेकिन राहुल ने वोट किसको दिया था? बीजेपी को। और ये बात किसको पता चल गई? कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो इसलिए क्या होता है कि इस वोट की प्रक्रिया में वोट को गुप्त रखा जाता है बहुत ज़्यादा। इससे किसी भी व्यक्ति पे उसको धमकी नहीं दी जा सकती है, कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है, मतलब उसका पता ही नहीं लगाया जा सकता है किसने वोट दिया। इसलिए इन 100 लोगों को मान लिया जाता है कि इन 100 लोगों ने चुना है किसको? कांग्रेस के इस कैंडिडेट को चुना है, और इस कैंडिडेट का काम है कि अब वो इन 100 लोगों की मदद करे। अब इसको अगर ये पता होता कि मुझे सिर्फ 40-50 वोट मिले हैं और 50 लोग, और उनके नाम पता है कि उन्हीं लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो मुझे बताओ, जो 50 लोग जो जिसने इसको जिताया है ये उन्हीं के लिए काम करेगा, बाकी 50 लोगों के लिए काम करेगा क्या? ये काम नहीं करेगा। तो क्या हुआ है यहाँ पे? इस कैंडिडेट को 100 लोगों ने जिताया है, लेकिन इसे पता नहीं है कि किस किस ने मुझे वोट दिया है, तो इसकी मजबूरी हो जाएगी कि ये सभी के लिए काम करें। ठीक है, ये लोकतंत्र होता है और इसमें लोगों के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे आइए, इधर आइए और ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन जीत रहा है? इसका फैसला राजा सीधा कर लेगा, और ये नाम मात्र के चुनाव है बस। यहाँ पे राजा सीधा फैसला करेगा कि कौन जीत रहा है, और इसमें इनको तवज्जो नहीं दी जाएगी, पहली बात तो। दूसरी बात कि राजा जितना इसको कहेगा ये वही उतना ही लोगों के लिए करेगा। कोई व्यवस्था लागू करनी है तो राजा इसको आदेश देगा और ये इनके लिए व्यवस्था लागू करेगा। मतलब लोग क्या चाहते हैं ये राजतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं होता है। मतलब आपके घर के बाहर सड़क टूटी हुई है और आपने राजा को जाके कहा कि मेरे घर के बाहर मेरी सड़क टूट रही है, मेरी सड़क बना दीजिए, तो राजा की मर्जी है कि वो सड़क बनवाए या नहीं बनवाए। आप राजा का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। ये राजतंत्र है, राजा का आदेश ही सर्वोपरि होता है। राजा ही सबसे बड़ा, मतलब राजा ही सबसे बड़ी सत्ता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहला चैप्टर है, उसमें यही है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या है? सत्ता पावर है। वो पावर कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ पे राजा ने कहा कि उस गांव के अंदर आग लगा दी जाए, उस गांव के अंदर आग लगा दी जाएगी। लोगों की नहीं सुनी जाएगी, बच्चों की नहीं सुनी जाएगी, महिलाओं की नहीं सुनी जाएगी। किसकी सुनी जाएगी? सिर्फ एक व्यक्ति की सुनी जाएगी। यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा कि किसी गांव में आग लगा दी जाए या उस गांव में आग लगा दी जाए। यहाँ पे ये 100 लोग आके खड़े हो जाएंगे कि आग नहीं लगा सकते,
उस कैंडिडेट को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेता है तो आने वाले चुनाव में उस कैंडिडेट को चुनाव में हरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको चुनने वाले भी लोग थे, उसको पावर देने वाले भी लोग थे, और कुछ सालों बाद वापस वो चुनाव लड़ेगा और उसकी सत्ता छीनने वाले भी यहाँ पे लोग होंगे। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राजा है। तो राजा का तंत्र राजतंत्र और लोगों का तंत्र लोकतंत्र। हमारी बुक का जो चैप्टर है, उस बुक के चैप्टर का नाम क्या है आप देखिए। अभी तो हमारी किताब शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है। अभी कुछ लिखना भी नहीं है हमको बस आज की क्लास में सुनना है बस। अब देखो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। और सत्ता क्या होती है? इसमें सत्ता जो शब्द का यूज किया है, ये क्या होती है? सत्ता होती है पावर। कि पावर किसके पास है? अब बताओ, सत्ता अगर राजा के पास है तो पावर किसके हाथ में होगी? राजा के हाथ में। सत्ता अगर लोगों के पास है तो पावर किसके हाथ में होगी? तो लोगों के हाथ में। ठीक है, यहां तक समझ में आया जो अभी हमने समझा। अब पावर दो प्रकार से हो सकती है, एक तो होता है किंग, एक होता है पीपल। राजा, लोग, राजा और लोग। ठीक है, राजा होता है राजतंत्र, लोग होते हैं लोकतंत्र। राजा सर्वोपरि है, लोगों का शासन है। पावर, सत्ता ही पावर, सत्ता क्या क्या है? पावर है। पावर अगर राजा के पास होगी तो राजतंत्र होगा और राजा सर्वोपरि होगा। ठीक है, पावर अगर पीपल लोगों के पास होगी तो लोकतंत्र होगा और लोगों का शासन होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है पावर किसके हाथ में है। और उसके बाद आपकी किताब के अंदर एक बेल्जियम को लेकर एक टॉपिक है, शुरुआत वहीं से हो रही है कि बेल्जियम में दो स्टेट थे वहाँ पे। ठीक है, दो स्टेट की बात की गई, मतलब बताया गया कि दो ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रेंच और डच रहते हैं। वहाँ पे उन लोगों में कुछ हो रहा था, मतलब कि अ, टकराव होने की स्थिति बनी। वहाँ पे किसी की संख्या ज़्यादा थी, किसी की जनसंख्या कम थी, तो धर्म के नाम पे वहाँ पे मैटर हो रहा था। ठीक है, तो थोड़ा हम अभी उस बेल्जियम को नहीं समझते हैं, आज की क्लास में थोड़ा हम धर्म को लेकर भी बात कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते। बस इतना ही लिखना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्लास 10th लिखना, देखो कॉपी के अंदर क्लास 10th SST सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, लोकतांत्रिक राजनीति आपकी बुक है, और उसके अंदर पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। लिखिए और फिर पावर लिखिए ऐसे, और फिर किंग और राजा, बस 3 लाइनें लिख दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलें। लोगों की तो बात कर ली कि लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक के अंदर चैप्टर में बताया गया है कि सत्ता परिवर्तन होना, सत्ता का बंटवारा होना, या सत्ता को सत्ता से हटा देना, ये चीज़ें हुई है और ये लोगों के द्वारा आंदोलन करके किया गया है। बंटवारा मतलब कि झगड़े किया गया या तहस नहस कर दी गई व्यवस्था को, नेताओं को मार दिया गया, ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई है, होती रहती है। काफ़ी जगह हम सुनने को मिलता है कि वहाँ पे लोगों ने उस नेता को मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया, इस तरह बातें होती है। तो यहाँ पे समझना, मान लीजिए कि हमारा देश है और भारत इस तरह ही हमको दिखता है, ठीक है, ऐसा ही दिखता है।
हमारा देश ऐसा दिखता है और इसको हम कहते हैं भारत। हमारे देश के अंदर लड़ाइयाँ होती रहती है, तो दो तीन धर्म है हमारे देश में, ठीक है। एक तो है हिंदू जो सबसे ज़्यादा है, और मुस्लिम है, सिख है, और ईसाई है, ठीक है। ईसाई है, ये चारों धर्म है हमारे देश में। सिख में पंजाबी और ये आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह की धर्म है और काफ़ी सारी लैंग्वेज भाषाएं हमारे देश के अंदर बोली जाती है। हमारे देश में जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाइयाँ हुई है कभी धर्म के नाम पे, वो मुस्लिम, हिंदू और सिख में हुई है ज़्यादातर, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख में वो लड़ाइयाँ हुई है। तो इन सभी को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि एक एक बुक बनाई जाती है भारत का संविधान के नाम से। एक बुक लिखी गई है हमारे देश के लिए, भारत का संविधान। और इस बुक में लिखा गया है कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक होगा, हम सभी भारतीय होंगे सबसे पहले, उसके बाद हमारा धर्म होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या होंगे, हम भारतीय होंगे। जो कोई इंसान है वो सबसे पहले अगर भारत का है तो वो पहले भारतीय है, उसके बाद उसके धर्म स्टार्ट होंगे कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस भाषा बोलता है, क्या कुछ है, वो बाद में है। पहले वो क्या है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही संविधान की पहली लाइन है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो भारतीय होगा, ठीक है। तो ये जो धर्म है ये बाद में होंगे। अब आप कहोगे कि संविधान क्या है। संविधान एक अधिकारों का एक दस्तावेज है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या गलत करने पर आपको कैसी सज़ा मिलेगी, सब कुछ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता और कोई किताब नहीं लिखी होती और आपने चोरी कर ली, आपको फांसी दे दी जाती मान लो, तो ये जायज़ था क्या? इसलिए संविधान के अंदर लिखा है कि कोई चोरी करेगा तो उसको कितनी सज़ा मिल सकती है, बस उतनी ही सज़ा दी जाएगी। मान लो कि आपको किसी पुलिस वाले से दुश्मनी हो गई, ठीक है, आप एक आम नागरिक हैं और कोई पुलिस वाला है, तो आपको पुलिस वाले से दुश्मनी हो गई, आपका कहीं गलत चालान काट दिया, आपने गाली गलौज कर लिया, कुछ भी कर लिया, और पुलिस वाले ने कहा कि देख लूँगा। बाई चांस भविष्य में आगे चल के आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो पुलिस वाले ने बदला लेने के लिए आपको गलत फंसा दिया, और मान लीजिए कोई झगड़ा था छोटा मोटा और आप उसी थाने में चले गए जहाँ पे वो पुलिस वाला था। अब ये अगर ये किताब लिखी नहीं है, ये किताब नहीं होती, तो पुलिस वाला अपने हिसाब से आपको कुछ भी सज़ा दे देता, चाहे आपको मार भी देता, तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो आपकी सुननी जानी चाहिए। आप गलत नहीं है तो आपको ये बताना चाहिए कि आप गलत नहीं हो, आप सही हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप ये बताओ आप सही हो। तो हर एक चीज़ जो आपको सही साबित करने के लिए ज़रूरी है वो इस संविधान के अंदर मौजूद है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो आपको टीचर आपको कितनी चीज़ें बताते हैं। प्रार्थना में आप जब बैठे होते हो तो आपको कहा जाता है कि बाथरूम के अंदर गंदगी नहीं करेंगे, कहा जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ें लिख के दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। आपको कहा जाता है कि आप स्कूल की टेबलों में तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, ट्यूबलाइट नहीं खोलेंगे, आप कॉपियों के पेज नहीं फाड़ेंगे, कचरा नहीं फैलाएँगे, सारी चीज़ें आपको कही जाती है। लेकिन आपको ये बात बताई जाती, लिख के दी जाती है क्या कि मैं ये नहीं करूँगा, आपके साइन करवा लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कराया जाता। लेकिन इस किताब के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि आप बोल सकते हो, आप चुप रह सकते हो, आपकी मर्जी हो जितनी आप नींद निकाल सकते हो, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। आपको कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे के आपको कम से कम कितने रुपए मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर है। अब मान लो कि कोई मज़दूर है जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब उसको
पैसे की ज़रूरत है। अब कहीं काम करने गया और वहाँ पे 6 घंटे काम किया और 6 घंटे के उसको 500 रुपये देने हैं, मालिक है उसका, देने ही पड़ेंगे। अब ये किताब नहीं है, तो उस मालिक ने क्या किया, ये काम तो पूरा हुआ नहीं, ये काम करता हूँ मैं, 3 घंटे और काम करवा लेता हूँ इससे। तो उसने 9 घंटे काम करवा लिया। अब 9 घंटे तो पैसे कितने बन जाएंगे, 550 और 3 घंटे के 300 और मान लो तो 800 रुपये उसके बने हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि नहीं मैं तो 500 ही दूंगा। तो कहेगा मैंने तो एक्स्ट्रा काम किया। तो उसने कहा कि दिन तो पूरा हुआ ही नहीं, एक दिन तो 12 घंटे का होता है, ठीक है। तो वो मालिक ने उसको पागल बनाया, कुल मिला के पैसे नहीं देने थे। यहाँ पे ये हुआ। इस किताब के अंदर वो बात लिख दी गई कि 6 घंटे से ज़्यादा काम कराओगे तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब उसकी मजबूरी है मालिक की कि वो उसको 6 घंटे से ज़्यादा पैसे देगा। तो बताओ ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस किताब में कह दिया गया है कि आपका धर्म बाद में है, पहले संविधान है। और संविधान के अंदर आप भारतीय हो, और भारतीय होने के नाते इस किताब के अंदर जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार आप पे लागू होते हैं। सत्ता की साझेदारी की जब हम बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी की जब हम बात करते हैं तो भारत की हम बात करते हैं। भारत का भी कॉन्सेप्ट उस किताब में टॉपिक में नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को अगली क्लास से ही हम शुरू करेंगे। लेकिन हमको थोड़ा समझना पड़ेगा उस टॉपिक को लेकर ही। तो भारत के अंदर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं। तो हम सब भारतीय, ये भावना हमारे अंदर है। लेकिन मान लो कि इनमें से किसी एक समुदाय ने, कोई भी समुदाय, हिंदू मुसलमान, ठीक है, सिख ईसाई, कोई भी एक समुदाय ने तोड़ फोड़ कर दी। कोई भी समुदाय हो सकता है जिसने तोड़ फोड़ कर दी, दंगे कर दिए। अब दूसरे जितने भी समुदाय, उनको तो लगे, यही लगेगा ना कि ये समुदाय तो हमारे समुदाय को मारना चाहते हैं, ये तो हमें काट देंगे, मार देंगे, ठीक है, गलत करेंगे तो बिल्कुल ही। तो दूसरे समुदाय को क्या होता है, दूसरे समुदायों के पास क्या होता है कि वो भी एकजुट होने लगते हैं और वो भी फिर मार काट में उतर आते हैं। तो इन सभी के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए, मतलब कि एक परिवार है जिसके परिवार में 4 भाई हैं, हिंदू मुसलमान भूल जाइए, एक परिवार है जिसके अंदर 4 भाई हैं। 4 भाई में आपस में नहीं बन रही है। एक खेत है, कहा गया कि इसका बंटवारा कर लो। अब बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूं तो मुझे तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए। दूसरे ने कहा कि मुझे भी ज़्यादा चाहिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, काम तो मैं ज़्यादा करता हूँ तो मुझे ज़्यादा ज़मीन चाहिए। इस तरह की बातें होने लगती है, चारों में आपस में झगड़ा होता है। अब उस झगड़े को सुलझाने के लिए तो कोई ना तो चाहिए ना। बाकी तो वो तो आपस में मर जाएंगे, जमीन कहाँ जाएगी, वो तो चारों लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो निपट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में ये सत्ता की साझेदारी काम आती है। तो उनको समझाने वाला जो भी आएगा, तो असली पावर किसके हाथ में है, जो उनको समझा रहा है। और वो समझाने के लिए जिसने भेजा है वो इस किताब में है कि आपको किस प्रकार से समझाना है। अब वो समझौता जो कराएगी, या तो अदालत कराएगी, या वहाँ पे जीता हुआ कैंडिडेट वो करवा सकता है, या गांव का सरपंच करवा सकता है, या उसी गांव का कोई आम इंसान भी करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है। लेकिन बात किसकी मानी जा रही है, इंपॉर्टेंट वो है। तो बात किसकी मानेगी, जो समझा रहा है। तो सत्ता किसके पास चली गई, जो उस आदमी समझा रहा है। सरपंच समझा रहा होता तो वहाँ की सत्ता किसके पास होती। अब सोचिए उस चीज़ को, गाँव का छोड़िए, अब मान लीजिए कि हिंदू मुसलमानों का मैटर है, ठीक है। अब ये पूरे देश का मैटर है, ये पूरे भारत का मैटर है। क्योंकि दंगे होंगे तो पूरे भारत में होंगे, क्योंकि मुसलमान भी पूरे भारत में रहते हैं, हिंदू भी पूरे भारत में रहते हैं, और उसके साथ काफ़ी सारे समुदाय हैं जो पूरे भारत में रहते हैं। तो अगर दंगा हुआ कहीं पे भी तो वो पूरे भारत में उसकी आग फैलने लगेगी। तो भारत के अंदर सत्ता में बैठी कौन होगी, गवर्नमेंट। सत्ता में बैठी सरकार कौन होगी, गवर्नमेंट होगी। अभी कौन है, मोदी सरकार है। अभी कौन है, प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी जी, ठीक है। तो ये है प्रधानमंत्री। अब अगर भारत के अंदर कहीं पे भी दंगा होता है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, गलत होता है, तो जिम्मेदारी बनती है इनकी कि ये वहाँ पे संज्ञान ले, देखें क्या हो रहा है और उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज समझा, और ये आपको अच्छे से समझना, कुछ लिखना नहीं था, बस सुनना था। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, ये किताब आपके पास होनी चाहिए, लोकतांत्रिक राजनीति की। नहीं है तो पीडीएफ सेंड करेंगे ग्रुप के अंदर, उस पीडीएफ को देखना। अब देखना, लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर पहला टॉपिक है बेल्जियम में। बेल्जियम के अंदर भी 2 धर्म हुआ करते थे, एक डच और एक फ्रेंच।
डच थोड़े ज़्यादा थे 59 पर डच फ्रेंच थोड़े कम थे, तो आपस में उनके लड़ाइयाँ होने लगी। उन लड़ाइयों को ख़त्म करके काफ़ी बेहतर व्यवस्था कर दी गई ताकि वहाँ पे लड़ाइयाँ ना हो, उन लड़ाइयों को रोक लिया गया। तो काफ़ी अच्छी कहानी है ये, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे और थोड़ा उसको लिखेंगे भी। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके आएगा और पूछा जाएगा कि बेल्जियम के अंदर क्या कारण थे कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और सामंजस्य बिठा दिया गया और एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पे लागू कर दी गई। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस अच्छे से समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास? और आज की क्लास का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई, हम इसको थोड़ा और सरल तरीके से बताएं कि यहाँ तक आपको ये इस तरह समझ में आ रहा है। ये आपका काम है, आप पूछिए जितना पूछ सकते हो, और भी अच्छे से समझाना हो तो हम समझा देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।